So, students, I had already told that special creation theory is the philosophical theory given by the father of a church named as Father Soares, and he had combined actually the religious books and given a philosophical theory so that individual should know that there is something which is superior to them, which has been given birth to them, and there is no such power in nature that they can modify organism, they can evolve organism like that. तो ऐसा कुछ नेचर में नहीं है, उन्होंने कहा, जिसमें ये चीज प्रूव होती हो कि कोई ऑर्गेनिज्म कहीं से इवॉल्व हुआ है या कहीं पर जाएगा नहीं जाएगा। लास्ट टर्म पे हमने पूछा था बच्चों से कि आप स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को मानते हैं कि नहीं, तो एक आध बच्चे को छोड़ के बाकी सबने बोला था हाँ मानते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स साइंटिफिकली बताऊंगा बच्चों। प्रॉस ये है बच्चों, इट विल लेड यू टू नो अबाउट, देखिए जो भी चीज होती है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, या अभी हम रिलीजन के बारे में सिंपली डिस्कस कर रहे हैं, तो रिलीजन आपको सोशलिज्म, मैनरिज्म और आपके स्पिरिचुअलिज्म को क्या करती है, बहाल करती है, मतलब उसको एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, कौन इसका क्या है कि कोई एविडेंस नहीं है, नो साइंटिफिक एविडेंस, which proves that these theories, these books, these religious books, holy books are uh, having some scientifical clues, scientifical evidences like that. Uh, Second cross is there कि when religious book on these stories has been created, जब रिलीजियस बुक्स या ये थ्योरीज बनाई गई थी बच्चों, तो उस समय कोई लॉ नहीं था। ठीक है, लोग एक दूसरे को मारना पीटना या किसी को जान से मार देना, कुछ भी करना गलत नहीं समझते थे। तो दोज हु आर द सुपीरियर ऑफ दैट वेरी एरा या पीरियड, उस जमाने में जो लोग ह्यूमंस बहुत दिमाग वाले थे, बहुत तेज थे, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नाम लेके या किसी और का नाम लेकर के इनको डराऊंगा तो ये नहीं डरेंगे। उन्होंने एक क्या की, थ्योरी क्रिएट की। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पावर है जो तुमको देख रही है, तुम गलत करोगे तो तुमको पनिश करेगी, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। तो लोगों को लगा कि हो सकता है, और उन्होंने हर उस चीज को एग्जाम्पल बनाया जिससे ह्यूमंस डरते थे या जिससे ह्यूमन पावरफुल मानते थे। जैसे ह्यूमन सनलाइट को पावरफुल मानते हैं, ह्यूमन वाटर को पावरफुल मानते हैं, पानी पावरफुल, सॉइल को पावरफुल मानते हैं। ठीक है, जितने भी पावरफुल चीजें थी जिसे ह्यूमन जिसके सामने झुक सकता था, उन सबको उन्होंने क्या किया, एक पावर की तरह, सुपर पावर की तरह प्रेजेंट किया और बोला कि इसमें से कुछ निकल करके आपको पनिश कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर, ठीक है, ह्यूमैनिटी जो वर्ड है, ठीक है, वो डेवलप हुई। मतलब लोग बड़े को बड़े की तरह, छोटे को छोटे की तरह, घर वालों को घर वालों की तरह, मतलब जो रूल्स बनाए गए लोग मानने लगे इस डर के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ह्यूमन का, जैसे हम बोलते हैं कि ये राजा तुमको मार देगा अगर तुमको गलत काम करते देखेगा, तो गलत काम आप उस राजा के सामने नहीं करते। जब उस राजा से पीठ पीछे होते या घर में अकेले होते तो आप वो गलत काम कर सकते थे। इसीलिए एक ऐसी पावर बताई गई, बोला गया वो आपको 24 आवर देख रही है। ठीक है, वो आपके आसपास ही है, वो एनर्जी के फॉर्म में।
तो वो ऐसी चीजें बनाई गई या बताई गई जिससे क्या हुआ, मतलब सभी रिलीजन्स में, ठीक है, हर रिलीजन को इंडिविजुअल टाइम में क्रिएट किया गया, अलग अलग तरह के फिलोसफिकल, लेकिन जिन्होंने भी क्रिएट किया है उनके अंदर इमेंस नॉलेज थी, नो डाउट, क्योंकि जो स्टोरीज, जो फैक्ट्स, जो वे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, रिलीजन बना के ही किया, लेकिन जो चीजें उन्होंने उसमें एम्बेडेड की हैं, ठीक है, उसमें उस जनरेशन का बहुत फायदा हुआ, और आज की जनरेशन भी चाहे तो उससे कुछ फायदा ले सकती हैं। इसके कॉन्स क्या है? दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्स है वो ये है कि लोग आंख बंद करके अब भरोसा करने लगे। तो मतलब रिलीजन्स में बहुत सी चीजें जो होती हैं, वो कल्चर, कल्चर मतलब बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो इनको नेगेटिव कल्चर्स बोला जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव कल्चर्स अराइज हुए, ठीक है, कि रिलीजन के आड़ में फिर नेगेटिव कल्चर्स अराइज हुए, जैसे कि एक प्रथा थी सती प्रथा। अ, उसको पहले सही माना जाता था। ऐसे बहुत सारे कल्चर्स थे जो स्पेशली इंडिया में पाए जाते थे और बहुत सारी जगहों पे पाए जाते थे, या ठीक है, मतलब अभी भी बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो अलग अलग रिलीजन है। बहुत से बच्चों में क्या किया जाता है कि शायद अल्कोहल में या किसी पानी में नहलाया जाता है पैदा होते ही, समथिंग लाइक दैट, बाल विवाह, हाँ। तो बहुत से ऐसे कल्चर्स हैं जिसका बेस लेस और मोर रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, तो उससे नेगेटिविटी फैलती है। लोग सोचते भी नहीं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। या मुस्लिम्स में ही होता था पहले लड़कियों को, ठीक है, पैदा होते ही, मतलब बहुत सारे, मतलब मुस्लिम्स में भी ये होता था, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो इसको शायद वो बोलते हैं अमीनो सिंथेसिस बोलते हैं, या भ्रूण हत्या कहते हैं। ये सब में ही होता है ऑलमोस्ट। ये इंडिया में अर्ली 80s तक पाया गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। लड़कियों को दहेज की वजह से या किसी वजह से भी नहीं वो किया जाता था, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स जहां पर लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, एक्सटेंड करके कुछ लोग जो रिलीजन के वो होते हैं, मतलब सुपरविजन सुपरवाइजर होते हैं, वो लोग एक्सटेंड करके बता देते हैं हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, और उस चक्कर में लोग क्या होते हैं, गलत रास्ते पे आ जाते हैं। तो religion is a pathway through which we can get good things, and we have to eradicate the negative things of religion also, ठीक है। रिलीजन को कभी भी दिमाग लगा के समझना चाहिए, साइंटिफिकली और लॉजिकली समझना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है वी डोंट हैव टू क्लोज आवर आईज, वी डोंट हैव टू blindly support each and everything, but yes, we have to admit the thing which is positive for us, and we have to eradicate the thing which can be injurious for the society, okay। जैसे बड़ों की इज्जत कीजिए, सच बोलिए, चोरी मत कीजिए, ये सब रिलीजन से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। बट बहुत से ऐसी चीजें हैं जो नहीं, यूजफुल नहीं है, ठीक है, और उसको सीखना और या उसको फॉलो करना इज नॉट दैट वे। तो दिस इज गुड, रिलीजन इज गुड, बट जस्ट एज अ फिलोसफी, but doesn't prove इवोल्यूशन, ठीक है। रिलीजन से इवोल्यूशन नहीं प्रूव होता, फिलॉसफी है। और फिलॉसफी जो होती है बच्चों, वो एक इंसान की सोच है, ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग है, वो कितने डेप्थ में सोच सकता है। तो कुछ लोगों की सोच है, और रिलीजन इज अ गुड थिंग इफ वी यूज इट पॉजिटिवली, एंड कैन बी अ बैड थिंग इफ वी यूज इट नेगेटिवली, ठीक है। सो it is now the responsibility of each and every individual to understand the religion by themselves, not by the supervisor of the religions. So इतना ही बोलूंगा अभी मैं, ठीक है। कितने बच्चे सहमत हैं मेरी बात से? हैंड रेस कीजिए।
चलिए, 6 बच्चे सहमत हैं, कोई एक तो नहीं है। प्रत्यूष और संदेश, अच्छा संदेश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये अपनी इंडिविजुअल थ्योरीज भी हो सकती हैं। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। किसी को और कुछ जोड़ना है या घटाना है इसमें? कोई कुछ और बोलना चाहता है इसमें, या ऐड रिमूव करना चाहता है? तो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी को बच्चों सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने स्ट्रांगली क्या किया, उसका अपोज किया। और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, सुपर नेचुरल पावर कुछ भी नहीं होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इवॉल्व होकर के आते हैं, और इन हम सब के एंसेस्टर जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही एक होते चले जाएंगे या कॉमन होते चले जाएंगे। ठीक है। और सब में इवोल्यूशन होता है। अर्थ बहुत पुराना है, जितना रिलीजन में लिखा गया है उतना नहीं पुराना है। ठीक है। अब हम बच्चों इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इवोल्यूशन सच में होता है तो कैसे हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो क्या चीज इसमें नेगेटिव है। सो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है जिनका लेस और मोर इवोल्यूशन से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है। ठीक है। तो 1800 से स्टार्ट हुए हैं ये लोग, और डार 1830 में 1830 में डार्विन का स्टार्ट हुआ, और रिसर्च, और 37 में उन्होंने अपनी थ्योरी पुटअप की। और 58 तक डार्विन के सपोर्ट में अल्फ्रेड वेलेस ने भी अपनी सपोर्ट की। मैं यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ आपको। ठीक है। देखिए, माल्थस ने सबसे पहले पॉपुलेशन के ऊपर लिखा, पॉपुलेशन डाइवर्स होती है। लैमार्क ने 1809 में अपनी थ्योरी पब्लिश की, लेकिन लैमार्क पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद 1831 में हम देखेंगे डार्विन ने थ्योरी स्टार्ट की अपनी लिखनी, 37 में कंप्लीट हुई। 44 में उन्होंने पूरा का पूरा थ्योरी दे दिया। 58 में उन्हीं से मिलती जुलती एक थ्योरी वैलेस ने डार्विन को ही भेजी। ठीक है। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका सबसे बड़ा रोल है इवोल्यूशन में, वो पब्लिश हो गई। ठीक है। इसके बाद मेंडल ने भी बताया, मेंडल ने जेनेटिकली बताया कि वेरिएशन होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने में। ठीक है। इसमें जो जीन्स होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उन्होंने जेनेटिकली इस चीज को प्रूव किया कि इवोल्यूशन होता है। सो क्लास, ये छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आगे करके ब्रीफ में पढ़ेंगे। और बाकी सबके नाम आप लोग याद रखिएगा। हाँ, HMS बीगल शिप का नाम है, जिस शिप पे डार्विन गए थे गोलापेगोस आइलैंड। मैं बताऊंगा अभी जब डार्विन की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेमार्क, बाकी सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये वो थ्योरी है इवोल्यूशन की जिसको सभी लोग मानते हैं, क्योंकि इस थ्योरी से हमको पता चला कि पहली लाइफ कैसे इमर्ज हुई थी। ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन ये कहती है बच्चों कि सबसे पहले हमारे अर्थ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे जो कंबाइंड होकर के सिंपल ऑर्गेनिक बने। सिंपल ऑर्गेनिक से ये क्या बने, बायोमोलिक्यूल्स बने। और उसके बाद वो एक लाइफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए, जिसको हम कोजरवेट्स कहते हैं। और इस कोजरवेट्स में पहली बार जब लाइफ आई तो उसको हमने ईओ बियॉन्ड कहा। तो ये लाइफ की अपग्रेडेशन थ्योरी है, जिसमें कहा गया जब अर्थ पे बहुत ज्यादा हीट था तो इनऑर्गेनिक था। हीट जैसे जैसे कम होता चला गया पानी के अंदर, इसके बाद पानी के अंदर
सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ बनी, बायोमोलिक्यूल्स बने, कोजरवेट्स बने। कोजरवेट्स के अंदर लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज थी, लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज थी, बट वो सेल डिवीजन नहीं कर पा रहे थे या अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनको हमने लिविंग नहीं माना। और ये डिवीजन की कैपेसिटी पहली बार किसके अंदर आई? ईओबियॉन्ट के अंदर। तो पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपके अर्थ का, वो क्या था? ईओबियॉन्ट है। और ये इसको पहला लिविंग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी आ गई थी। कोई भी थ्योरी साइंस में, ठीक है, रैंडम नहीं दी जाती। ठीक है, इट इज नॉट फिलोसफी कि हमने कुछ भी बोल दिया आपको मानना पड़ेगा। साइंस जब भी कोई चीज कहता है तो उसे प्रूव करता है, नहीं कहता है तो वो थ्योरी डिस्कार्ड कर दी जाती है। ठीक है, तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, अच्छा, इसको दिया था ओपेरिन और हेल्डेन नाम के दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, जबकि इसको प्रूव किया था मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। मिलर और यूरे बोलते हैं, मिलर और यूरे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं उसको। ठीक है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, डायग्राम बना होगा। फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया, पूरा सिस्टम जनरेट किया। उस सिस्टम की खास बात ये थी कि उसमें उस टाइम का अर्थ का टेम्परेचर और उस टाइम के अर्थ की कंडीशन, मतलब उस टाइम का टेम्परेचर, उस टाइम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट किया गया था। उसके बाद बहुत ज्यादा लाइटनिंग कराई गई थी। लाइटनिंग कराने के लिए इन्होंने कई सारे इलेक्ट्रोड्स को आपस में टच कराया था। जब कोई दो तार को आप टच कराते हैं तो एक लाइट निकलती है, तो उन्होंने भी ऐसे ही करके लाइटनिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी उसी फ्लास्क के अंदर। और चार इंपॉर्टेंट गैस ली थी जिसके बारे में पूछा जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट गैस क्या है? सबसे पहला मीथेन है, देन बच्चों अमोनिया है, देन हाइड्रोजन है आपका, एंड देन वाटर है। ये चार गैसेस याद रखिएगा। ये चार गैसेस इन्होंने लिया था क्योंकि अर्थ के प्रिमिटिव सरफेस पे, अर्थ के जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें ये चीज पाई जाती थी। तो उन्होंने ये चार चीज ली पानी के अंदर, मतलब वाटर के अंदर ली, इसलिए वाटर भी हमने कंबाइंड किया। तो जो रिजल्ट्स थे बच्चों, वो चौंकाने वाले थे। ठीक है, he just created that very atmosphere, and what he seen after few days, he found there is some amino acids form, even not amino acid, nucleic acid to form, मतलब बायोमोलिक्यूल्स बन रहे थे या बन गए थे। ये वाला स्टेज आ गया था। ठीक है, सो ही फाउंड दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये था कि हाँ भाई बायोमोलिक्यूल्स बन रहा है, बायोमोलिक्यूल्स से ही सेल बनता है या सेल लाइक कंपोनेंट बनते हैं। तो यहां से फिर प्रूव हुआ कि हाँ, ये सारी चीजें सही है जो केमिकल इवोल्यूशन में बताई गई। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ आप लोगों को, मिलर्स और यूरे के एक्सपेरिमेंट का। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पर डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको। ये वो फ्लास्क था जिसके अंदर उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए थे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को डायग्राम विजिबल होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, सो इफ वी सी देयर आर, दीज आर द फोर गैसेस। यहाँ पर चारों गैसेस हैं। ठीक है, राइट साइड में देखिए आप लोग, एकदम चारों गैसेस दिख रहे हैं। रेन वाटर कराने के लिए उन्होंने कंडेंसर यूज किया था कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के रेन वाटर की तरह नीचे आएगा।
यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बन रहे थे। ठीक है, ये उन्होंने ओशियन लाइक इन्वायरमेंट बना दिया था यहाँ पर। ठीक है, और नीचे से हीट जनरेट कर दिया था क्योंकि उस समय हर चीज गर्म थी। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी बिल्कुल। तो किसी तरह फ्लास्क में ऑक्सीजन ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। इलेक्ट्रोड्स मैंने बता दिए, उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स रखे थे, किसके लिए, लाइटनिंग के लिए, ताकि स्पार्क हो तो लाइटनिंग की तरह इफेक्ट आए। तो उन्होंने चार गैसेस को हर वो इन्वायरमेंट दिया जो उस समय अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट था। और अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की गई। तो डायग्राम सबको क्लियर है बच्चों? एक बार देख लीजिए अच्छे से। चारों गैसेस को पहले हवा में रखा गया, फिर पानी में लाया गया, उसके बाद ओशियन लाइक एक इन्वायरमेंट में क्रिएट किया गया। यहाँ पर सैंपल निकाले गए, ये जो बीकर है ना, यहाँ से सैंपल निकाले गए, और यहाँ पे हमको बायोमोलिक्यूल्स मिले थे। ठीक है बच्चों, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को समझ में आ गया हैंड रेस कर दीजिए। इनका एक्सपेरिमेंट, कल्याणी को समझ में आ गया, वैष्णवी, अरीश को, प्राची को भी आ गया, ओजस्वी को भी आ गया, प्रत्युष को भी आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरीज। अब जो थ्योरीज दी गई हैं बच्चों, ये थ्योरीज कहाँ तक सही है नहीं सही है आप डिसाइड करिएगा देखने के बाद। मैं अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लैमार्क की थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों। लैमार्क का नाम इससे पहले आप लोगों ने कभी सुना है बच्चों? कभी किसी चीज के लिए या इवोल्यूशन में ही लैमार्क का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? सुना है, गुड। बच्चों, लैमार्क का इवोल्यूशन के अलावा और क्या रोल था दूसरा? व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट लैमार्क हैज डन फॉर यू? और ये आपको आना चाहिए, आप जिस स्ट्रीम में हैं, आप जो चीज आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए लैमार्क का दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ। जो टर्म बायोलॉजी है वो लैमार्क का ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उन्होंने ही कहा था कि जब भी हम लाइफ की स्टडी करेंगे या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको इस सब्जेक्ट के अंदर रखा जाएगा, उस सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी होगा। ठीक है, जिसको आप लोग आज बड़े ही पसंद से पढ़ते हैं, पता नहीं पसंद से पढ़ते हैं या जबरदस्ती, बट वो टर्म लैमार्क का ही दिया हुआ है। अब बच्चों, इनका रोल हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में इनका क्या रोल रहा है। तो देखिए, सब जानते हैं कि लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का थ्योरी दिया है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का, लेकिन किस तरीके से उस थ्योरी को रिप्रेजेंट करना है, उन पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होकर अपने आप को कंटिन्यूअसली क्या करे, इंप्रूव करे। क्या करे, इंप्रूव करे। मतलब तुम अपने इंटरेक्टेड सराउंडिंग से, ठीक है, जब तक आप उसके साथ हैं इंटरेक्टेड सराउंडिंग में, तब तक आप अपने आप को
हर समय क्या चाहते हैं, इंप्रूव करते रहे। ठीक है, वही चेंजेस में से कुछ ऐसे चेंजेस, जब आप अपने आप को चेंज करते रहते हैं तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। ठीक है, मतलब वो एडाप्टेशंस जो आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अपने इन्वायरमेंट से, एनवायरनमेंट में चेंज होते टाइम आप अपने कुछ चेंजेस ऐसे अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं जो तुम्हारे अंदर परमानेंट हो जाता है। ठीक है, और वो तुम्हारे अंदर लाइफ टाइम के लिए कैरी हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज जो इन्होंने कही, लैमार्क ने, वो ये कही कि अब तुम्हारे अंदर क्या एडाप्ट होगा, क्या चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि तुम किस ऑर्गन को यूज कर रहे हो और किसको डिसयूज कर रहे हो। जिसको नहीं कर रहे हो वो भी चेंज होगा, लेकिन वो नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, और जिसको यूज कर रहे हो वो भी चेंज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज होगा। मतलब जिसे यूज कर रहे हो वो ग्रो करेगा, जिसे डिसयूज कर रहे हो वो धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिश होगा, मतलब छोटा होता जाएगा या खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन होती है जो तुमने अपने लाइफ में गेन किया है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते टाइम, ये जो तुमने अपने अंदर मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन गेन किया है, इसको तुम अगली जनरेशन में क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का इनहेरिटेड होना। ठीक है, जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अ, आप में से लगभग सब लोगों ने, जो लोग थोड़ा हिली रीजन पे रहते हैं, ठंडे नहीं, हिली रीजन पे खाली रहते हैं, वो छोटे होते हैं, नाक चिपटा सा होता है, आंख बड़ी होती है, हमने एलेंस रूल में पढ़ा है। ठीक है, तो क्या ये चीज हम लैमार्क के थ्योरी में यूज कर सकते हैं? जो पहले वहां गया होगा उसके अंदर ऐसा कुछ चेंज आया होगा, हल्का सा आया होगा, उसने अगली जनरेशन में दिया, अगले वाले में थोड़ा और चेंज आया, उसने अगले जनरेशन को दिया, और ऐसे करते करते आज जो, और जो ह्यूमंस वहां पर प्रेजेंट हैं, उन वो सब लेस और मोर एक ही तरह के दिखते हैं या लगते हैं। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, असम के डीप रीजन्स में चले जाइए, ठीक है, आप नागालैंड चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, तो ये लैमार्क की थ्योरी को प्रूव करता है कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस थे जो अपने इन्वायरमेंट से गेन किए इंटरैक्ट करते टाइम, और वो चेंजेस उन्होंने गेन ही नहीं किए, अपने अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर किए। और ट्रांसफर इस तरह किए कि वो कैरेक्टर से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बल्कि वो उनकी भी अगली जनरेशन में कैरी हुआ, और ये होता चला गया, कंटिन्यू हो गया, और आज हमारे सामने ये जनरेशन है। तो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो आज जनरेशन दिख रही है हमको, ये इनका फाइनल रिजल्ट है या कुछ और भी बन सकते हैं? एनिमल, क्या ये जो जनरेशन अभी हमको दिख रही है जो पहाड़ी रीजन वालों की, क्या ये इनका क्लाइमेक्स स्टेज है, या कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी चेंजिंग है अभी? एनिमल। वेरी गुड वैष्णवी। बाकी बच्चे? हाँ कल्याणी, सही बात है। हाँ, ग्लो क्लाइमेटिक होगा, क्या इनके अंदर भी होगा कुछ चेंज? ये जो लोग अब वहां पर हैं, क्या ऐसे ही रहेंगे वो लोग? ये जो चाइना, जापान, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग हैं, ये ऐसे ही रहने वाले हैं या कुछ चेंज और होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, हमारा भी होगा, उनका भी होगा। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली वी ऑल आर वी ऑल आर इन द सर्टेन स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसका कभी भी कोई क्लाइमेक्स नहीं आ सकता। क्लाइमेक्स तब आएगा जब आपका क्लाइमेट या इन्वायरमेंट स्टेबल हो जाएगा। जब तक तुम्हारा नेचर या वेदर या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हो जाती, तो इवोल्यूशन तब तक चलता रहेगा।
और नेचर कभी भी या क्लाइमेट कभी भी आपका क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। वो फ्लक्चुएटिंग था, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा। ठीक है। हालांकि लेमार्क ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जिसका एग्जाम्पल दिया था वो जिराफ का नेक दिया था। सबने सुना होगा शायद कि जिराफ के नेक को उन्होंने कहा था कि भाई पहले जो जिराफ थे वो बकरियां, अगर आप लोगों ने भेड़ बकरियां देखी हो आप लोगों ने, तो भेड़ बकरियां जिस तरीके से घास खाती है ना, वैसे ही वो लोग भी ग्रास ईट करते थे। तो सडनली क्या हुआ कि इनका जो हैबिटेट था वहां पे ग्रासेस क्या हो गए, ओवर हो गए, खत्म हो गए या बहुत कम हो गए। अब इन्होंने धीरे धीरे गर्दन उठा करके जो पेड़ पौधे थे इन पे खाना शुरू कर दिया। और ये कंटिन्यूअसली क्या करते गए, गर्दन उठा के और ऊंचा करने की कोशिश करते गए, और ये एक्वायर्ड करते गए कि इनकी गर्दन थोड़ी थोड़ी लंबी होती चली गई। और हर जनरेशन में इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस लाए, और आज इनकी गर्दन बहुत ही ज्यादा क्या है, लंबी है। हम सब देख सकते हैं, क्योंकि जिराफ का जो नेक है वो ये शो करता है कि ये आम तरह का नेक नहीं है, ये सच में मॉडिफाइड नेक है। और वो मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन जो है वो उनके फूड हैबिट की वजह से। तो उनका फूड जो था वो उनको हायर रीजन पे मिल जाए, इस वजह से वो बार बार गर्दन को और ऊंचा करते चले गए, जिसके कारण जिराफ का नेक इतना ज्यादा क्या है, एलोंगेटेड होता है बच्चों, इनका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट टू नो दैट फ्रॉम योर साइड, द थ्योरी ऑफ लेमार्क इज करेक्ट और नॉट इन योर पर्सपेक्शन। आपके पर्सपेक्टिव में या आपके हिसाब से क्या लेमार्क साहब सही कह रहे हैं? हर बात क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी मर्जी। एनीवन हु वांट टू स्पीक एनीथिंग? और अच्छा, लिख रहे हैं आप लोग, मैं देख लेता हूँ। हाँ सही है, कल्याणी ने कहा, अरीज ने कहा। हारिज ने अभी तो कुछ नहीं कहा, कल्याणी ने कहा सही है। बाकी बच्चे सहमत हैं आप लोग लेमार्क साहब से? क्या हो गया बच्चों? लेमार्क, वैष्णवी भी उनकी थ्योरी से सहमत है कि सही है थ्योरी। हाँ, मतलब जब आपसे राय मांगी जाए तो आप सब लोग कोशिश कीजिए कि कुछ भी बोलिए, अपना सजेशन दिया कीजिए। बिकॉज द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, मैंने बहुत पहले दिन ही बोल दिया था कि सेंसिटिव टॉपिक है। सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, और सबका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए ही। ठीक है। मुझे सबके पार्टिसिपेशन से, हाँ, ये बात पता चल जाती है कि तुम लोग का मूड किस तरफ है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये थ्योरी को मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ा सकता, ये जो भी थ्योरीज है मैं आपके अकॉर्डिंग लेके चलूंगा इसको। सो काइंडली कोऑपरेट। ये रिया इधर मैसेज कर रही है कि चलो, शी हैज ज्वाइंड और नॉट? वेट वेट वेट, चलिए बच्चों, लेकिन लैमार्क की थ्योरी सही नहीं है, पूरी सही नहीं है। बट एक चीज सही नहीं है, और कोई फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैष्णवी ने कहा एक चीज सही नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ऑर्गन का, ये अकॉर्डिंग टू यूज और नॉट डेवलप कर रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया वैष्णवी की। वैष्णवी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलो क्या कहना चाह रही है। कहाँ गई? हाँ वैष्णवी। सर यूजेस हो रहे हैं ना, कोई
भी ऑर्गन जैसे जिराफ का ही है, तो वो अपना नेक यूज कर रहा है, तो केवल वो पार्टिकुलर चीज अगर वो यूज कर रहा है तो उसका डेवलप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई ऑर्गन वो यूज नहीं कर रहा है तो वो डेवलप नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग में ही हम लोग हाँ हाँ, अपेंडिक्स यूज नहीं कर रहे तो अब वो उसका नॉन फंक्शनल हो गया। बट कोई रुडिमेंट्री इसमें हो गया। ऑर्गन फॉर्म है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर हम लोग को मान लीजिए कोई ऑर्गन ऐसा चाहिए जो हमारे को बचा सके, कुछ चीज से रेजिस्ट कर सके, अगर उसका जरूरी है तो इसमें कुछ फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो तो इसके आपको अकॉर्डिंग ये आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर क्या जरूरी है होना? मतलब अब फ्यूचर में, इन फ्यूचर जैसे कोई भी ऑर्गन जरूरी नहीं है कि हम लोग ह्यूमन में ही, किसी और के एनिमल्स अंदर। में भी कोई। हाँ ठीक है, ठीक। तो वो तो नेचर ने दिया है ना। देखो, नेचर का सिंपल सा कहना है कि ठीक है, कि अगर मैं तुम्हें बचाना चाहूंगा तो बचा पाऊं, बच जाओगे। नहीं बचाना चाहूंगा तो कोई नहीं बचा सकता। ये बात डार्विन ने अपने खुले शब्दों में बोल दी है कि इफ इफ नेचर विल रिजेक्ट यू, ठीक है, यू कांट सर्वाइव, योर जनरेशन कांट सर्वाइव। ठीक है। तो जितनी भी बड़ी स्पेसीज जो अर्थ से एक्सटिंक्ट हुई हैं रैंडमली, अचानक से, वो सब किसकी वजह से हुई है? नेचर के प्रकोप की वजह से। मतलब नेचर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से हुई है। चाहे वो डायनासोर हो, ठीक है, चाहे वो हमारे वो जो एक्सटिंक्ट फिशेस थी, आर्मर्ड फिशेस जिनको हम बोलते हैं, जो इतनी मजबूत थी कि बड़े बड़े जहाज के टुकड़े कर सकती थी। तो वो सब फिशेस या डायनासोर्स वगैरह जो थे, जो बहुत बड़े बड़े टूथ बीक वाले जो ऑर्गेनिजम्स या बर्ड्स थी, पहले जो बर्ड्स हुआ करती थी उनके दांत भी हुआ करते थे बीक में, तो वो सब के सब क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। उनको नेचर ने ही क्या किया है? रिजेक्ट किया है। तो नेचर विल डिसाइड टू whom दे वांट सर्वाइव। डायनासोर का रिजेक्ट होने का कारण कल्याणी ने पूछा। इसके पीछे दो थ्योरीज है। पहला तो कहा जाता है कि उनका फूड ही खत्म हो गया, ठीक है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को मार के खत्म होने लगे। दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ फूड, एंड जब फूड नहीं मिला, ठीक, छोटे जानवर छुप गए, बड़े जानवर उनके एरिया से भाग गए। पहला थ्योरी ये कहता है। दूसरा वॉल्केनिक इफेक्ट को बताता है कि अचानक से बहुत सारा वॉल्केनो क्या था, जिस एरिया में वो रहते थे वहां बहुत ज्यादा क्या था, वॉल्केनो इरप्शन होने लगा उस टाइम पर, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया, वो खत्म हो गए। कई लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट अचानक से एकदम हार्श हो गया, जिसमें वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो देयर आर सो मेनी थ्योरीज जो थोड़ी थोड़ी करके प्रेजेंट होती है, लेकिन अब तक एक कंक्लूजन नहीं आया है कि इसकी वजह से ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं। सो कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। लैमार्क का ये जो एग्जांपल था, ये मैंने पहले ही बता दिया, बट इनके एंसिस्टर्स देखे जिराफ के, इन्होंने अपने नेक को स्ट्रेच करते रहे ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ये लीफ को, या ज्यादा से ज्यादा प्लांट के लीफ पे अपना कैप्चरिंग कर पाए और खाते रहे उसको, जिसकी वजह से जिराफ का जो नेक था वो इलोंगेट होता रहा। सो डार्विन्स थ्योरी पढ़ेंगे हम, लेकिन डार्विन्स की थ्योरी से पहले हम एक थ्योरी और जान लेते हैं जिन्होंने लेमार्क्स को गलत प्रूफ किया था। उनका नाम था विस्मय। उन्होंने एक थ्योरी दी थी बच्चों, जर्म प्लाज्म थ्योरी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है, इन्होंने कैसे गलत प्रूफ की थी। इन्होंने एक चूहा लिया, चूहे का 18 जनरेशन तक उन्होंने टेल कट किया। उन्होंने कहा कि अगर लेमार्क ने कहा है कि कोई ऑर्गन यूज नहीं होगा तो वो कम होगा, कुछ चेंजेस आएंगे उसमें। 18 जनरेशन तक पूंछ काटने के बाद 19वें जनरेशन में भी जब चूहा देखा गया तो उसकी पूंछ उतनी ही बड़ी थी, उतनी ही शार्प थी, उतनी ही अच्छी थी, उतनी ही खूबसूरत थी। ना कलर का चेंज था, ना हाइट का चेंज था, ना फ्लेक्सिबिलिटी में कोई डिफरेंस था, ना थिकनेस में कुछ था, कुछ भी मतलब ऐसा चेंज नहीं दिखा। तो विस्मैन ने डिस्कार्ड किया किसकी थ्योरी को? लेमार्क की थ्योरी को। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी
ये ऐसी थ्योरी है कि जिसे आप सबको सहमत होना चाहिए, लेकिन इस थ्योरी में 80% कंटेंट लेमार्क का ही चोरी किया गया है, बस थोड़ा सा चीज मॉडिफाई किया गया है। वो क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। विस्मैन भाई साहब ने बोला आके कि हर वो चीज जो तुम नेचर से अडॉप्ट करते हो, हर एक्वायर्ड कैरेक्टर, हर एक्वायर्ड कैरेक्टर या हर एडाप्टेड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। जो तुमने एनवायरमेंट से अडाप्ट कर लिया वो तुम जरूरी नहीं कि अगली जनरेशन में भेज दो, अनटिल और अनलेस वो कैरेक्टर का जीन, हर चीज एक जीन के थ्रू ही जाएगी। वो जीन जब तक कहा ना जाए, जर्म सेल में ना जाए। ठीक है, मतलब तुम्हें अपना कोई भी कैरेक्टर अगली जनरेशन में भेजना है तो वो जो तुमने कैरेक्टर एडाप्ट किया है, वो एडाप्टेड कैरेक्टर वाला जीन जब तक तुम्हारे जर्म सेल में नहीं जाएगा, जर्म सेल मतलब सेक्स सेल में नहीं जाएगा, तब तक तुम उसको नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो रनिंग करता है, हर रोज सुबह उठ के रनिंग करता है या स्विमिंग करता है, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसके अंदर एक अलग लेवल का चेंज आएगा। ठीक है, उसका स्टेमिना बूस्ट अप होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके मसल्स ज्यादा वर्किंग कंडीशन में होंगे, तो उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी खासी बूस्ट अप होगी। तो ये सब चेंजेस उसके अंदर क्या है, एक एडाप्टेशन है। उसने नेचर से जिस तरह से इंटरेक्ट किया, नेचर ने उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड किया। नेचर से उसने रनिंग के लिए क्या किया, इंटरेक्शन किया, और नेचर ने भी उसको रनिंग के लिए ही अडाप्ट कराया, तो वो रनिंग के लिए अडाप्ट हो गया। तो ये बताइए बच्चों, उसैन बोल्ट का बच्चा क्या उसैन बोल्ट बन के पैदा होगा, या जॉन सीना का बच्चा जॉन सीना बन के पैदा होगा, या सचिन तेंदुलकर का बच्चा सचिन तेंदुलकर बन के ही पैदा होगा? उन्होंने अपने अपने फील्ड में एडाप्टेशन किया है, नो डाउट। तो क्या उनके बच्चे भी उस चीज को लेकर के आएंगे? नहीं, नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए नहीं लेकर के आएंगे क्योंकि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने जनरल लाइफ में एडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम उसको अगली जनरेशन तक नहीं कन्वे कर पाते हैं। इसलिए नहीं कन्वे कर पाते हैं क्योंकि वो जीन जो होता है, हाँ, क्योंकि वो जीन्स जो है, जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर का जीन है, वो हमारे जर्म सेल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 1,000 कैरेक्टर अपने लाइफ पूरे लाइफ में गेन किया है, उस 1,000 में से किसी एक कैरेक्टर के आगे बढ़ने का चांस होगा, और वो एक कैरेक्टर कौन होगा? जो आपके जर्म सेल में पहुंच गया है, जिसका जीन आपके जर्म सेल में पहुंच चुका है। ठीक है, इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म थ्योरी कहते हैं। ठीक है, दोज एक्वायर्ड कैरेक्टर विच जीन्स इज ट्रांसफर्ड थ्रू जर्म सेल, only those characters can be represented in next generation. So this theory is known as germplasm theory. जितने बच्चों को समझ में आ गया हैंड रेज कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ू। 4 बच्चों को बस। संदेश, प्राची, क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत? प्राची को भी है। संदेश, संदेश का मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का कुछ है, ये हैंड रेज नहीं कर पा रहा शायद। चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क शायद स्लो है। चलिए, इट्स ओके, इट्स ओके। समझना जरूरी है, किसी भी तरह समझिए। सो क्लास, अब मुझे बताइए, लैमार्क सही थे या विस्मैन? चलो, अब बच्चों को लग रहा है विस्मैन सही थे। चलिए, ऐसे ही हर थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और हर थ्योरी का एक कंक्लूजन होता है। इनके थ्योरीज का कंक्लूजन क्या था कि लेमार्क अपनी जगह सही थे, लेकिन हर पॉइंट पे सही नहीं थे। ठीक है, लेमार्क के अनुसार हर एडाप्टेड कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। हर ऑर्गन जिसे हम यूज कर रहे हैं वो अगली जनरेशन में
क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है ग्रो होकर के। तो आज आप अपनी मसल्स को ग्रो करें, मान लीजिए आप जिम जाना शुरू कर दें, तो अगली जनरेशन में वो ग्रोइंग मसल्स वाले कैरेक्टर आपके अंदर नहीं जाएंगे ना। हर कैरेक्टर जो आपके अंदर एडाप्टेड है, जरूरी नहीं है कि वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो। इसको लेकर के विस्मैन ने बोला कि ट्रांसमिट वही होगा जो जर्म सेल के थ्रू जाएगा, और जर्म सेल में हर कैरेक्टर नहीं जाता है। नेक्स्ट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो डार्विन की थ्योरी जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चा कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ चुका होगा। 17th सेंचुरी का जो पूरा का पूरा सेंचुरी जिसके नाम पे की गई वो डार्विन ही थे, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी चीज से पंगा लिया था इन्होंने। इन्होंने सीधे स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी से पंगा ले लिया था। जिस समय पर हर कोई रिलीजन रिलीजन करता फिरता था, उस समय ये आ गए थे बिल्कुल हाथ में उठा करके कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नेचुरल सिलेक्शन है, ब्रांचिंग डिसेंट है। तो हर अच्छे साइंटिस्ट का उसके टाइम पर बहिष्कार हुआ है, इनका भी सामाजिक बहिष्कार हुआ। लेकिन ये जब उभरे तो ऐसा उभरे कि आज बायो में इनका बहुत सम्मान है, और इन्हें हम सब पढ़ रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी पढ़ रहे हैं। और यही किसी का सम्मान होता है कि हम आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो या समझ रहे हो। सो क्लास, नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है उसमें इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि नेचर तुम्हें सेलेक्ट करता है, ठीक है, तुम नेचर के हिसाब से सेलेक्ट नहीं होते हो। नेचर हर इंडिविजुअल को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। और नेचर जिसको सेलेक्ट करता है उसको सरवाइव कराता है। कैसे कराता है, फिट करके, उसे फिट कर देता है। किस टर्म में फिट करता है, रिप्रोडक्शन के टर्म में फिट कर देता है। मतलब अगर कोई कोई भी बंदा, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, अगर वो रिप्रोडक्शन करके अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर पा रहा है नेचुरली, तब समझ लो नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। नेचर ने उसको क्या कर लिया, रिवार्ड दे दिया कि हाँ भाई तुम हमारे लिए सिलेक्टेड हो, तुम्हारे कैरेक्टर्स हमारे लिए अच्छे हैं। और नेचर ने, चाहे वो कितना भी फिट हो, अगर वो अपनी अगली जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो समझ लीजिए नेचर ने उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, कोई भी वजह, ठीक है। तो नेचर के टर्म्स में सिलेक्टेड वही है जिसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो, और रिजेक्टेड वो है जो ऐसा नहीं कर सकता हो। इसके लिए डार्विन ने एक टर्म यूज किया था, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हालांकि ये टर्म किसी और ने दिया था लेकिन यूज डार्विन ने किया था इसको। सो क्लास, अब हम डार्विन की थ्योरी को थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे, ब्रीफ करके पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि इनकी थ्योरी के मतलब क्या है और इनकी थ्योरी सही क्यों है, क्यों इतना माना जाता है इनकी थ्योरी को। पहले के लोगों के पास, जैसे मान लीजिए आज तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी हो जाए या 4 दिन की छुट्टी हो जाए, तो आप टूर पे चले जा सकते हैं, या घर पे बैठ के मोबाइल खेलेंगे, या रिश्तेदारों के घर चले जाएंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे आप लोग, ठीक है। पहले के लोग क्या थे, वो लोग वॉयज पे जाते थे। वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा, या पानी में नदी वदी में चले जाते थे। डार्विन के पास अपना शिप था, मतलब अमीर आदमी थे। उस शिप का नाम था HMS बीगल। कुछ लोग कहते हैं इनका था, कुछ लोग कहते हैं किराए पर मांगा था इन्होंने या किसी से लिया था। ये शिप लेकर के वो समुंदर में निकले। तो समंदर में जाने का मतलब समुंदर देखना नहीं होता है। समंदर पे जाने का मतलब है कि वहां जाके अपने आपका अपना सर्वाइवल स्किल बढ़ाना, ठीक है।
तो लोग जाते थे, मछलियों का शिकार करते थे, कहीं आइलैंड वगैरह पे रुक करके फिर खाते बनाते थे, फिर कुछ दिनों बाद लौट आते थे, यही करते थे। तो ये भी निकले अपनी समुद्री यात्रा पे। निकलते हुए उनको काफी दूर जाने के बाद एक आइलैंड मिला। उस आइलैंड का नाम था गोलापैगोस आइलैंड। ये आइलैंड बहुत बड़ा था और बहुत डेंस था। ठीक है, बहुत ही डेंस था। मतलब इसके कई कॉर्नर्स थे, अगर इसको घूमने निकलो तो महीने भर 2 महीने आपको सिर्फ घूमने में लग जाएंगे, इतना बड़ा था ये। ठीक है। आइलैंड एक ऐसी चीज है जो देखने में छोटा होता है, लेकिन कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो अपने आप में पूरे देश के बराबर है। सो ये गोलापैगोस आइलैंड पे गए। जब ये अपने फूड के तलाश में निकले वहां पर, तो इन्हें एक बर्ड दिखी। बता सकते हो बच्चों उस बर्ड का नाम क्या था? बहुत फेमस बर्ड है वो, जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। उस बर्ड का नाम कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं। उस बर्ड का नाम गोल्डन फिंचेस था। गोल्डन फिंच था। ठीक है। गोल्डन फिंच को बाद में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऑब्जर्वेशन किया डार्विन ने, उसके बाद उसका नाम डार्विन फिंचेस बोला जाने लगा इसको। तो फिंच था। फिंच के बीक में इन्होंने चेंजेस देखे। क्या देखे? बीक में चेंजेस देखे। इन्होंने देखा कुछ फिंचेस ऐसी हैं, कुछ ये बर्ड्स ऐसी हैं जो सीड्स खा रही हैं। तो जो सीड्स खा रही थी उनका जो बीक था वो शॉर्ट था और ब्लंटेड था। शॉर्ट था और ब्लंटेड था। फिर उन्होंने देखा कुछ इसी बर्ड्स की कुछ और स्पेसीज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, मीट खा रही, फ्लैश। और उनका जो बीक है बहुत ही शार्प है और थोड़ा बड़ा है, एलोंगेटेड है। ठीक है। तो इन्होंने देखा कि बर्ड्स में बीक, सेम बर्ड, सेम कलर, सेम स्पेसीज, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ अपने फूड की वजह से इन्होंने क्या कर लिया है, अपने आप को चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ बीक। क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। और ये कोई मतलब किताबी बातें तो है नहीं, इन्होंने खुद से ऑब्जर्व किया। तब इन्होंने यहाँ पर इनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन की बात आई कि हर ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से नेचर उसको क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। और जिसको नेचर सेलेक्ट करता है वो क्या करता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से ढल जाता है। ठीक है। और वो क्या हो जाता है, नेचर की नजर में फिट हो जाता है, मतलब अगला जनरेशन प्रोड्यूस कर पाता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक कछुए का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। एक टोर्टोइज दिया गया है जिसमें नेक के बिहाफ पर आपको 3 अलग अलग वो देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। टोर्टोइज दिख रहे हैं, नेक और शेल दोनों। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि एक में नेक काफी हाई अप है, एक में थोड़ा मोटा है, कम है, और एक में बहुत ही है। इसी तरह शेल के बिहाफ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे नीचे वाले में देखिए एकदम डोम शेप शेल है, फिनिशिंग अच्छी दी गई है। और ये जो है, ये थोड़ा सा जैसे सैडल टाइप का मतलब जैसे तुम्हारा रिस्ट होता है ना, थोड़ा सा उबड़ खाबड़, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का, हल्का हल्का वैसा टाइप का शेल है। ठीक है। और ये क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब ना सीधा है बिल्कुल, ना बिल्कुल सीधा है, ना बिल्कुल डोम है। ठीक है। थोड़ा सा डोम, थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा डोम, थोड़ा सा सीधा, ऐसे करके आया है। मतलब सैडल भी है, थोड़ा सा डोम भी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको टोर्टोइज में दिख रहा है। हाँ। अब बच्चों, ये टोर्टोइज का है और मेंडल ने फिंचेस का दिया था। तुम्हारी नजर में कोई और एग्जांपल ऐसा? चलो मैं ह्यूमंस का दे देता हूँ भाई। जो अफ्रीका में है ह्यूमंस वो काले हो गए हैं, जो अमेरिका या ब्रिटिश रीजन में है वो बहुत गोरे हो गए हैं, जो कोल्ड रीजन में है वो लंबे हैं, गोरे हैं, जो एशियन रीजन में है वो मिक्स्ड तरह के पाए जाते हैं। ठीक है। तो और जो
मतलब हिली रीजन्स के हैं, वो छोटे नाटे होते हैं, नाक चिपटी सी होती है। अब आप बताइए कुछ ऐसा एग्जाम्पल, अच्छे से सोच समझ के, ठीक है? आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, और ना मैं आपको चाहता हूं आप जल्दबाजी में आंसर दीजिए। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिससे ये प्रूव होता हो कि यार सब कुछ सेम दिख रहा है, बस ये हल्का सा चेंज हो गया है, और किस बिहाफ पे हुआ ये भी बताइए। टर्टल्स और टर्टवाइज, ये तो दोनों स्पीसीज अलग अलग हो गई। सेम स्पीसीज होनी चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, और स्पीसीज सेम होने के साथ उनकी वैरायटी अलग अलग हो। सेम स्पीसीज बट डिफरेंट वैरायटीज। जैसे एलिफेंट है, अफ्रीकन है और एशियन है शायद, ठीक है? कान के हिसाब से चेंज होता है उनकी में। एक बीटल्स में बहुत सारे, चलिए ठीक है। ओजास्वी ने डॉग्स का बताया, डॉग्स आर वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है? कोई एग्जांपल बताइए ओजास्वी, कहीं और का डॉग आपने देखा हो, यहाँ का डॉग में कोई डिफरेंस? कल्याणी ने बीटल्स में कलर चेंजिंग देखा, वो भी एक एडाप्टेशन है। जो बीटल्स जिस तरह के प्लांट्स में रहते हैं वो उस हिसाब से क्या कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो डॉग्स की बहुत सी ऐसी वेराइटीज है जो हम बनाते हैं बेचने के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज के चक्कर में, ठीक है, हाइब्रिड करके। लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि उनको, हाँ, वो अलग अलग रीजन में अलग तरह के पाए ही जाते हैं। जैसे वाइल्ड स्पीसीज जो है डॉग की, बहुत खतरनाक होती है। जो जंगल में कुत्ते पाए जाते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और जो शहरों में पाए जाते हैं वो उतने खतरनाक नहीं होते, वो थोड़े ज्यादा हम्बल भी होते हैं। मॉथ्स का एग्जांपल वैष्णवी बताया। आप बियर का भी बता सकते हो, पोलर बियर का बियर अलग है, ठीक है, जबकि फॉरेस्ट का बियर अलग है। दोनों बियर ही है। क्रोकोडाइल में भी एक एग्जांपल है, एक एलिगेटर होता है, और एक क्या कहलाता है वो, लंबी सूंड वाला बिल्कुल ऐसा आगे की तरफ होता है, घड़ियाल। हाँ, घड़ियाल होता है। तो दोनों क्रोकोडाइल की ही अलग अलग वेराइटीज हैं। तो if we find there are मिलियंस, हाँ, बटरफ्लाईज, फॉक्स, फॉक्स और डॉग, चलो ठीक है, ये मिलते जुलते, घड़ियाल एक ही होते हैं। अरे तो क्रोकोडाइल मान लो, क्रोकोडाइल और घड़ियाल अलग अलग है। स्नेक्स में कोई, देखो स्नेक्स तो बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं। स्नेक में कोई एक स्नेक बताइए जिसके दो अलग वेराइटीज हो। स्नेक एक ही है, जैसे मान लीजिए कोबरा ही है, तो कोबरा की दो से ज्यादा अलग स्पीसीज कोई हो, या मांबा है, या वाइपर है। वाइपर में एक नॉर्मल वाइपर होता है, एक पिट वाइपर होता है। तो ये दो वेराइटीज हैं, ठीक है? सो क्लास, all for all, I hope so you have got the point. What actually Darwin's try to make you understood that each and every organisms try to adapt themselves as per their natural conditions or as per their requirements of sustainability और survival. हर ऑर्गेनिज्म जिसके पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट है अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, वो उस हिसाब से क्या हो जाता है, ढल जाता है, उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। यही वजह है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो एक ही एंसिस्टर के होते हुए भी थोड़े थोड़े चेंजेस उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। वो एक जगह पर भी हो सकते हैं, दो अलग जगहों पर भी हो सकते हैं। ये चेंजेस होना कॉमन है, ठीक है? इसी को इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा, और इसको बताया गया कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर अडेप्टेड टू देयर नेचुरल कंडीशंस दे आर नेचुरली सिलेक्टेड, एंड ऑब्वियसली देयर शुड बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है? मतलब नेचर क्या करती है, अगर देखती है कि जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन ही क्या कर देती है, खत्म कर देती है, या उसको ही डिमिनिश हो जाती है, ताकि वो अपनी अगली जनरेशन ही नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। यही मैं एग्जांपल दे रहा था फिंचेस का। तो गोल्डन फिंचेस हैं, इनकी बीक्स देख लीजिए, ठीक है?
इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, कैक्टस, शार्प बीक, लार्ज ग्राउंड फिंच। तो अलग अलग तरह के फिंचेस। इसमें से 4 ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है और 2 ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। और सब में बीक्स के अलग अलग वेराइटीज हैं। ठीक है। मेंडल ने इतना नहीं गौर किया था, मेंडल ने 2 ही अलग अलग गौर किया था। उसके बाद जब हमने थ्योरीज बनाई, जब हमने रिसर्च किया पूरा, तो हमको आज तक इतनी तरह की फिंचेस मिली और सब में कुछ ना कुछ क्या है, बीक का डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है। तो कौन सी फिंचेस कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं, किस तरह का बीक है, और किस जगह में, जगह का नाम नहीं दिया गया है खैर, बट एनी हाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट यस देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, अगर बीमारी की वजह से, किसी पर्टिकुलर बीमारी या अटैक की वजह से किसी ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन लैक कर रहा है, दैट इज नॉट द केस कि वो नेचुरली सिलेक्टेड नहीं है। बट नेचुरली ही अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, तो दे आर एक्चुअली नॉट सेलेक्टेड बाय द नेचर। ठीक है। वो नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया, नेचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब नेचर का सिलेक्शन जो है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन और नेचर के इंटरेक्शन से डिपेंड करता है। तो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन और नेचर दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होने चाहिए। ठीक है। तो हमारा चेंज नेचर के चेंज के हिसाब से होना चाहिए, तब हम एडाप्टेबल हैं। और हमारा चेंज नेचर के अपोजिट हो जाएगा या कुछ भी उल्टा सीधा होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, फिट नहीं रहेंगे। तो बस वही है बच्चों कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, ह्यूमन ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो समझ लीजिए दैट ही और शी इज नॉट द फिट इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ नेचर। सो second theory of Darwin is branching descent. उन्होंने कहा कि हम सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही हमारे एंसेस्टर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है। तो हम सब एक प्लांट की तरह है जिसका स्टेम एक ही है या रूट एक ही है। उस रूट से एक स्टेम निकला और स्टेम ने कई सारे ब्रांचेस को अराइज किया। उन ब्रांचेस ने फर्दर कई सारे सब ब्रांचेस को अराइज किया। तो हम एक डाइवर्सिटी, मतलब हमने एक प्लांट की कैनोपी तो बना ली है, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे हमारे एंसेस्टर क्या होते चले जाएंगे, कॉमन होते चले जाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे एप्स के ये जो एंसेस्टर यहाँ पर आके मिले, फिर मैमल्स के एंसेस्टर यहाँ पे मिले, तो हम सब के एंसेस्टर्स आके कहाँ मिलेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स। जो कॉर्डेट्स के अर्ली मेंबर थे वो हमारे एंसेस्टर थे। फिर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स सबके एंसेस्टर एक जगह पर आकर मिलेंगे। कॉर्डेट्स हेमी कॉर्डेट्स से मिलेंगे और हेमी कॉर्डेट्स फिर नॉन कॉर्डेट्स। तो हम यहाँ पर आकर मिलेंगे किसी एक ऑर्गेनिज्म से, यहीं से कहीं प्लांट भी आकर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं वो प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। सब ऐसा ऐसा हर कोई मानता है, प्रोटिस्ट आर द main reason for the diversity of organism, because protists can be of plant like, they can be of animal like, they can be of fungal like. देखो, बैक्टीरिया तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे, दे आर लेस और मोर बैक्टीरिया लाइक, एंड दे हैव डेवलप्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया वेराइटीज। लेकिन उसके बाद जो पहला यूकैरियोटिक सेल आया जिसको हम प्रोटिस्ट मानते हैं, प्रोटिस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिली। ठीक है। जिसमें कुछ प्रोटिस्ट कैसे हो गए, प्लांट की तरह हो गए। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप डाइनोफ्लैजिलेट्स के ले सकते हैं, यूग्लिनोइड्स के ले सकते हैं, ये जो एल्गीज डायटम्स वगैरह होते हैं इनके भी ले सकते हैं। इसके बाद एनिमल लाइक फंजाई में आप लोग प्लाज्मोडियम्स वगैरह, प्लाज्मोडियम कह रहा हूँ इसको, पैरामीशियम है, अमीबा है। ठीक है। या जो जितने भी डिजीज कॉजिंग वाले होते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं। इसमें एक है फंगल लाइक जिसमें स्लाइम माउल्ड्स आते हैं। स्लाइम माउल्ड्स वगैरह सेप्रोफाइट होते हैं और फंगल लाइक नेचर शो करते हैं। तो ये प्रोटिस्ट फंगल लाइक थे। तो बच्चों, सबका एंसेस्टर क्या है,
प्लांट वाले ने आगे चल के बहुत सारे प्लांट को अराइज किया, एनिमल वाले ने सबको अराइज किया, सब आकर के अपने कॉमन एंसेस्टर पे मिले, फिर ये अपने कॉमन एंसेस्टर प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट अपने कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया पे मिले, बैक्टीरिया जाके कहीं एक जगह मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था डार्विन का कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कोई ऑर्गेनिज्म कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर तुम अपने एंसेस्ट्री पे जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हम सब का कनेक्शन क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सब कहीं ना कहीं एक ही जगह पर मिलते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोग शेयर भी करते हैं। कुछ डिफरेंट है हम में क्योंकि हमारा एडाप्टेशन है, इवोल्यूशन है, लेकिन कुछ चीजें सेम भी हैं। तो अब हम प्रूफ पढ़ेंगे अगली क्लास में कि क्या क्या प्रूफ है जिससे ये पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन हुआ है तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये हम गलत प्रूव करेंगे कि 40,000 साल पहला हमारा अडेप्टेशन नहीं है, इसके लिए हम फॉसिल्स का हेल्प लेंगे। तो हम बहुत सारी चीजों से हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, ये कोशिश करेंगे प्रूव करने की कि नहीं, जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं इवोल्यूशन में, वो सिर्फ थ्योरीज नहीं है, दे आर बेस्ड ऑन सम प्रूव्स। ठीक है, सम एविडेंस। इसमें एक पूरा टॉपिक है आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो कल की क्लास में हम लोग होपफुली एविडेंसेस डिस्कस करेंगे। आज का जितना लेक्चर है बच्चों समझ में आ गया आपको? आज का लेक्चर समझ में आ गया बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ 2 बच्चों को, 4 बच्चों को, कल्याणी, वैष्णवी, प्राची, बाकी बच्चों का नेटवर्क स्लो है क्या है? बस चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आने से भी कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने की, और कोई दिक्कत होने से बताइएगा। ठीक है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद द कंटेंट। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले टर्न पे विद द एविडेंसेस, सबूत लेकर के आते हैं इसके बारे में। तो ही आगे का डिस्कशन होगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल। ठीक है।